नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन अभी हमने पिछले वीडियो में हमने देखा कि हालांकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन उनका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा था और उनकी फ्यूटिलिटी है, बेसिकली उनकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कुछ वेरी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। द फर्स्ट क्लास ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दैट आर अवेलेबल, दे आर कॉल्ड एज बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। सो इस शब्द को ध्यान रखिए, इसको हमने क्या कहा है, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एज वेल एज फीमेल्स. Basically, they are worn during the sexual activity and they prevent fertilization by not allowing the sperm to meet the ovum. ये basically इनका फंडा है. So हमने ये कहा कि जो मेल्स में जो अवेलेबल है ये they are very very important and very prevalent type of contraceptives. They are called as condoms. Females में there will be diaphragms, there will be caps, cervical caps and vaults. ये सारे के सारे जो है फीमेल में, ये मेल में. सो इनको हमने कहा कि ये बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं. दे आर नॉट रीयूजेबल बट दे आर रीयूजेबल. सो हमने कहा फीमेल में जो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो तो रीयूजेबल है, लेकिन मेल के जो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो रीयूजेबल नहीं है. अब एक बात समझिए यहाँ पर, बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैंने ये कहा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल, हमने ये बताया कि दे प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन. सो दे डू नॉट अलाउ द ओवम एंड द स्पर्म टू मीट एंड देयरफॉर फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. जैसा मैंने आपसे कहा कि दे आर वॉर्न ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी एंड दे डू नॉट अलाउ फर्टिलाइजेशन टू अकर. सो इतनी ब्रॉड बात मुझे बात समझ में आ गई. अब अगर मैं इनको बाकी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हम आगे देखेंगे उनसे कंपेयर करूं तो इनका फेलियर रेट उनसे ज़्यादा है. सो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का फेलियर रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन जो मैंने अभी हम बाद में देखेंगे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, उसके बाद देखेंगे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, उनके रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इनका फेलियर रेट थोड़ा सा ज़्यादा है. सो बेसिकली अब आप समझ रहे हैं कि फेलियर रेट मेरे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की नंबर 1 क्राइटेरिया है. हम ये चाहते हैं कि हमारा जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है उसका फेलियर रेट क्या हो, कम हो. सो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स में ईज ऑफ यूज़ है, दे आर वेरी इजीली अवेलेबल, कॉस्ट इफेक्टिव है, बड़ी आसानी से, दे डू नॉट इंटरफेयर विद द नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी, बाकी सारी चीज़ें हैं. बस थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि इनका जो फेलियर रेट है वो जरा सा क्या है, ज़्यादा है. सो इनकी एफिकेसी को बढ़ाने के लिए, इनके फेलियर रेट को कम करने के लिए दे आर फ्रीक्वेंटली कोटेड विद व्हाट आर कॉल्ड एज स्पर्मिसाइडल एजेंट्स. स्पर्मिसाइडल एजेंट्स, इसको आप समझिए, स्पर्मिसाइडल इसका मतलब इस तरह के केमिकल्स जो कि स्पर्म को किल करते हो. So they are coated with jellies, they are coated with creams, and these creams and jellies they contain chemicals. These chemicals are spermicidal and cause the mortality of the sperm. Sperm को क्या करते हैं, किल करते हैं. ऐसी चीज़ों को आप क्या कहते हैं, स्पर्मिसाइडल कहते हैं. तो अगर बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव को स्पर्मिसाइडल एजेंट्स के साथ में क्या किया गया है, कोट किया गया है, तो वो उसकी एफिकेसी को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, और फेलियर रेट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे. आई होप दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली क्लियर. बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव एडवांटेज है. एक तो एडवांटेज है ही, दे आर कॉन्ट्रासेप्टिव. कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब हो गया प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड और अनप्लान्ड प्रेगनेंसी या स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, आप जानते हैं. सो ये काम तो वो करते ही करते हैं, लेकिन बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव एडवांटेज है. खासतौर पे मैं मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात कर रहा हूँ. इनका बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, एक नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव एडवांटेज है. इसका मतलब स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन के अलावा भी ये किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एडवांटेज प्रोवाइड कर रहे हैं. और वो एडवांटेज है प्रिवेंशन ऑफ STI. STI कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को. सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को स्प्रेड करने में रोकने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करते हैं, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव. ये इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो गया है. द नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव एडवांटेज ऑफ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव इज दैट दे प्रिवेंट STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, इंक्लूडिंग HIV.
इंक्लूडिंग HIV कॉजेज एड्स आप जानते हैं, एंड हेपेटाइटिस बी एज वेल। इस तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट दैट यू शुड नो अबाउट द बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स में कौन कौन से हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव एडवांटेज क्या है, ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं किसमें, मेडिकल एंट्रेंस में। अब मैं दूसरे क्लास ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करूंगा, इन्हें हम कहेंगे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। So the next class of contraceptives that we are discussing are called as intrauterine devices, IUD लिखेंगे, और इनका नाम हुआ intrauterine devices। Intrauterine devices का मतलब हुआ कि a foreign body is introduced into the uterus। एक फॉरेन बॉडी को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। सो दिस थिंग इज नॉट न्यू, ये बहुत टाइम से वेरी ओल्ड प्रैक्टिसेस के इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस यूज किए जाते हैं एज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सो इट इज़ नॉट अ न्यू कंसेप्ट, बहुत टाइम से ह्यूमन रेस में हम देखते हैं कि इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के चलन का जिक्र होता रहता है। सो अब हम इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इनमें जो सबसे अर्ली है, जिन्हें आप कहते हैं फर्स्ट जनरेशन, वो है इनर्ट प्लास्टिक के बने हुए। दे आर मेड अप ऑफ इनर्ट प्लास्टिक, ऑब्वियसली मेडिकेटेड प्लास्टिक। तो हमने कहा कि फर्स्ट जनरेशन जो है वो किसी चीज़ के बने हुए थे, केवल प्लास्टिक के बने हुए थे। फेमस एग्जाम्पल इज लिपेज लूप, फेमस एग्जाम्पल वुड बी लिपेज लूप। उसके बाद में इम्प्रूव हुआ, इम्प्रूव होने के बाद में आए सेकेंड जनरेशन वर कॉपर रिलीजिंग IUDs। और कॉपर रिलीजिंग IUDs आप जानते हैं कि जो कॉपर को रिलीज़ कर रहे हैं, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट आप पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कॉपर टी और दूसरा पढ़ेंगे मल्टी लोड 375। ये कॉपर रिलीजिंग IUDs हैं। प्रोबेबली ये वाला इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होता है, कॉपर रिलीजिंग IUD कौन सा, मल्टी लोड 375। इसके बाद थर्ड जनरेशन IUDs आए। थर्ड जनरेशन IUDs में दो आएंगे, एक को आप ये दे आर हार्मोन रिलीजिंग IUDs। These IUDs are hormone releasing IUDs। सो थर्ड जनरेशन IUDs क्या रिलीज़ करते हैं, हार्मोन्स, और ये हार्मोन है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। नॉर्मली आप ईस्ट्रोजन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईस्ट्रोजन फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जनरली हम ईस्ट्रोजन को अवॉइड करेंगे। सो हमने ये कहा हार्मोन रिलीजिंग, इसमें दो हैं, एक है LNG-20। LNG का मतलब होता है लीवोनॉर्जेस्टेरल, जैसा मैंने आपको बताया, ये सब सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन्स हैं। इसके अलावा एक और जो हम देखेंगे उसे हम कहते हैं प्रोजेस्टासर्ट। सो बेसिकली आप ये समझिए कि तीन जनरेशन के IUDs मेरे सामने आ गए। एक को आपने कहा फर्स्ट जनरेशन, दूसरे को आपने कहा सेकेंड, तीसरे को आपने कहा थर्ड जनरेशन IUDs। फर्स्ट जनरेशन बना था खाली इनर्ट प्लास्टिक का, और फेमस एग्जांपल है लिपेज लूप। सेकेंड जनरेशन रिलीज़ कर रहे हैं कॉपर में आपने देखा है कॉपर टी और मल्टी लोड 375। जो थर्ड जनरेशन IUDs हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं, हार्मोन रिलीज़ करते हैं। इसमें दो एग्जांपल्स, एक LNG-20 जिसे आपने कहा लीवोनॉर्जेस्टेरल, और एक आपने देखा प्रोजेस्टासर्ट। सो अगर हम बड़े ध्यान से देखें इसमें, तो ये जो फर्स्ट जनरेशन है, बेसिकली ये समझिए कि एक तरह से फॉरेन बॉडी आपने इंट्रोड्यूस कर दी, और ये जो है एक ब्लॉकेज इसने कर दिया, और ब्लॉकेज करने की वजह से चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या कर दिए, कम कर दिए। हमें ध्यान देना है थोड़ा सा कॉपर रिलीजिंग के ऊपर कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये जो कॉपर रिलीज होता है, ये कॉपर स्पर्म मॉर्टेलिटी को इंक्रीज करता है। कॉपर इंक्रीजेज स्पर्म मॉर्टेलिटी। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, कॉपर जो है वो स्पर्म मॉर्टेलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म बाय द मैक्रोफेजेस। सो बेसिकली ये स्पर्म की मॉर्टेलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। सो स्पर्म की वायबिलिटी को क्या करेगा, रिड्यूस, एंड देयरफॉर द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विल बी रिड्यूस्ड। ऑल IUDs, खास तौर पे कौन से, थर्ड जनरेशन, all IUDs will also produce what is called as a foreign body reaction in the uterine endometrium, making it hostile to implantation.
सो हमने ये कहा कि खास तौर पे अगर आप थर्ड जनरेशन की बात करें तो जो थर्ड जनरेशन आईयूडीज़ हैं उनका काम ये है कि ये जो एक फॉरेन बॉडी रिएक्शन करेगा किसमें, यूट्राइन एंडोमेट्रियम में, और इसकी वजह से एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल हो जाएगा टू इम्प्लांटेशन। सो बेसिकली इन वाले हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ का मेन मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ये है कि दे प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। हालांकि प्लीज़ रिमेंबर कि ये मेथड हर एक के लिए अवेलेबल है। सो हर एक, आपने फॉरेन बॉडी इंट्रोड्यूस की है तो वो फॉरेन बॉडी रिएक्शन हर एक का हो सकता है, और यूट्राइन एंडोमेट्रियम कैसा हो सकता है, हॉस्टाइल इम्प्लांटेशन के लिए। सो कॉपर का मेन काम ये हो गया, हार्मोन वालों का काम ये हो गया। सो हमने ये देखा कि ये जो आईयूडीज़ हैं इनके बहुत सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसके अलावा हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स कैन आल्सो एक्ट ऑन द सर्विक्स, और इनके म्यूकस को भी वो हॉस्टाइल बना सकते हैं अगेंस्ट द स्पर्म, और स्पर्म के लिए पैसेबल नहीं रहेगा। ये म्यूकस और स्पर्म की मॉर्टेलिटी सर्वाइकल म्यूकस में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये एक्शन किसका होगा, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ का। सो आप ये देख रहे हैं कि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ के जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस है वो बड़े वेरिएड है। वो फर्टिलाइजेशन भी प्रिवेंट कर रहे हैं, स्पर्म की मॉर्टेलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, स्पर्म के फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर रहे हैं, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, कम हो गया। दे आर इंड्यूसिंग अ फॉरेन बॉडी रिएक्शन इन द यूट्राइन एंडोमेट्रियम, मेकिंग द यूट्राइन एंडोमेट्रियम हॉस्टाइल टू इम्प्लांटेशन, एंड देयरफॉर इवन इफ फर्टिलाइजेशन अकर दे आर प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन। इसके अलावा सर्विक्स के म्यूकस पे भी एक्ट कर रहे हैं, म्यूकस को हॉस्टाइल बना रहे हैं स्पर्म के लिए। सो मल्टीपल मैथड्स ऑफ एक्शंस ऑफ इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। सो इतनी बात मुझे समझ में आ गई। इसीलिए हम देखेंगे कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें तो ये प्री इम्प्लांटेशन एंड पोस्ट इम्प्लांटेशन, मतलब प्री कंसेप्शन एंड पोस्ट कंसेप्शन दोनों काम कर रहे हैं। एक तो फर्टिलाइजेशन को भी प्रिवेंट कर रहे हैं, और फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन को भी क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। तो हमें बड़ी आसानी से समझ में आ गया कि इनका फेलियर रेट बहुत कम होना चाहिए और इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। सो विद रिस्पेक्ट टू बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, आईयूडीज़ हैव अ वेरी लो फेलियर रेट एंड हैव अ हाई एफिशिएंसी। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। एक चीज़ बड़े ध्यान से समझिएगा, आप एक फॉरेन बॉडी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यूट्रस में, बहुत इनसिग्निफिकेंट ही सही, लेकिन थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स इस चीज़ के हो सकते हैं। मान लीजिए प्रॉपर सेप्टिक और एसेप्टिक प्रिकॉशंस का ध्यान नहीं रखा गया। सो आपने इंट्रोड्यूस एक इन्फेक्टिव बॉडी कर दी फीमेल के यूट्रस में, और क्योंकि फीमेल का जो जेनाइटल ट्रैक्ट है वो कंटिन्यूम में है, सो दैट मीन्स द वजाइनम इज कंटिन्यूअस विद द सर्विक्स कैविटी, द सर्विक्स इज कंटिन्यूड विद द यूट्रस, एंड द यूट्रस इज कंटिन्यूड विद द फेलोपियन ट्यूब्स। सो एनी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, तो फीमेल में जो जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके इन्फेक्शंस को आप क्या कहेंगे, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहेंगे। सो ये असेंड कर सकता है। सो एनी इन्फेक्शन लोअर डाउन में असेंड एंड में रीच द फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब में वो क्या कर सकता है, कुछ इन्फेक्शन के बाद में इट कैन कॉज ब्लॉकेज ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। So these PIDs if inadvertently are introduced into the female genital tract may lead to the bilateral blockage of the fallopian tube and hence infertility. So इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि IUDs must be inserted by a qualified medical professional. This is the only problem that we are seeing. They are not to be applied on by the person himself or herself. IUDs को नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं. So basically IUDs must be put in place by a medical professional, and that too under proper aseptic and antiseptic precaution. Otherwise there may be a little bit chance of PID that may lead to bilateral blockage of fallopian tube and hence infertility. इसीलिए हम ये कहते हैं। और दूसरी एक और बात, बहुत ही रेयर केसेस में इट में कॉज यूट्राइन व्हाट इट में कॉज यूट्राइन परफोरेशन। अगर बहुत ज़्यादा फोर्सिबली पुश कर दिया गया है तो इट कैन कॉज डैमेज टू द वॉल ऑफ द यूट्रस, इट मे लीड टू यूट्राइन परफोरेशन, बट बिलीव मी दे आर वेरी वेरी रेयर। हम एकेडमिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में दे मे नॉट टॉलरेट IUDs एट ऑल, तो हो सकता है कि देयर में भी ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, हो सकता है ब्लीडिंग ज़्यादा होनी शुरू हो जाए, मेंस्ट्रुअल फ्लो का अमाउंट इंक्रीज हो जाए, इरेगुलरिटी आनी शुरू हो जाए। ऐसे केसेस में IUDs को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। दे मे कॉज पेन, दे मे कॉज मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। तो इस तरह के केसेस में एक और प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हालांकि इनका फेलियर रेट बहुत कम है लेकिन थोड़ा बहुत है, और अगर IUD यूज़ करते हुए फीमेल क्या हो जाए, प्रेग्नेंट हो जाए, देन द चांसेस ऑफ एक्टोपिक इम्प्लांटेशन इज़ वेरी हाई। सो हमने ये कहा कि अगर IUD इन प्लेस प्रेगनेंसी हो जाए, सो एक बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी ये होती है कि एक्टोपिक इम्प्लांटेशन हो जाए। एक्टोपिक इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अगर प्रेगनेंसी का इम्प्लांटेशन यूट्रस की जगह कहीं और हो रहा है, और ये सबसे कॉमन साइट है फेलोपियन ट्यूब की। लास्ट बात इधर समझिए, हम ये कह रहे हैं कि ए यंग फीमेल हु इज़ हैविंग एटलीस्ट वन लिविंग चाइल्ड and wants to space children,
द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव दैट यू विल एडवाइज वुड बी IUD। सो इस बात को मैं दोबारा कह रहा हूँ, एक यंग फीमेल, उसके कम से कम एक जिंदा बच्चा है और वो क्या करना चाह रही है, प्रेगनेंसी को स्पेस करना चाह रही है। सो जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हम एडवाइस करेंगे वो कौन है, IUDs है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट IUDs। व्हेन आई कम बैक आई विल टॉक अबाउट द हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। थैंक यू।